हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम हैं मैट्रिसेस के सेशन 2 पे। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने मैट्रिसेस के बेसिक्स के बारे में सीखा था, मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। किसी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो हमने सीखा था, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। एंड साथ के साथ हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था कि दो मैट्रिसेस को किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय रो इनटू कॉलम वे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी और आज की क्लास में अपन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलिए, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज क्या होता है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इफ मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने एम क्रॉस एन ऑर्डर की ली है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगी। ठीक है, सो डिनोट कैसे करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए को, या तो अपन ए डैश से डिनोट कर सकते हैं या फिर ए टी से डिनोट कर सकते हैं, दोनों से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज में हो क्या रहा है, रो कॉलम बन जा रही है ना, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जा रहे हैं बेसिकली। तो अगर मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की है ना, अगर मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की है तो ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज बोले तो वो एन क्रॉस एम ऑर्डर का होने वाला है ना। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ए के अंदर एम रोज थी, एन कॉलम्स थी, ए डैश के अंदर, ए ट्रांसपोज के अंदर एन रोज हो जाएगी, एम कॉलम्स हो जाएगी। ठीक है, ओके, जैसे ये मैट्रिक्स आपके सामने है ना, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो फर्स्ट रो है आप देखो फर्स्ट कॉलम में बैठी है, सेकेंड रो इज नाउ द सेकेंड कॉलम, द थर्ड रो इज नाउ द थर्ड कॉलम। तो रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज कर गए, तो इसको अपन ट्रांसपोज लेना बोलते हैं। ये देखो मैट्रिक्स बी, फर्स्ट रो यहां पे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, देख पा रहे हैं 1 3 1 3। इधर जो सेकंड रो है दैट इज इन द सेकंड कॉलम, इधर जो थर्ड रो है दैट इज इन द थर्ड कॉलम। ऑर्डर देख पा रहे हैं इंटरचेंज हो गया कि इसका ऑर्डर अगर 3 क्रॉस 2 है ना, यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम है, तो इधर 2 रोज एंड 3 कॉलम हो जाएगी, है ना, ऑर्डर इंटरचेंज हो गया। दिस इज हाउ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर हमें इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को देखो 2 - 1 उसको लिख दो कॉलम में, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 2 - 1 उसको कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में लिख दो। ओके, तो दैट इज ए ट्रांसपोज, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ये देखो इसके अंदर जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दोगे तो ए ट्रांसपोज इसका हो जाएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 4 10 -9, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में लिख दोगे -6 8 -7। देखो ऑर्डर इंटरचेंज हो चुका है ना। अब ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके अंदर 3 रोज है एंड 2 कॉलम है। दिस इज अ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर और इसका जो ट्रांसपोज आया है वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, the order of a matrix A is 3 cross 4, B is a matrix such that A transpose B and AB transpose both are defined, then the order of matrix B is। ओके, मैट्रिक्स A के बारे में क्या बताया गया है कि मैट्रिक्स A 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये बताया है। B is a matrix such that A transpose B डिफाइंड है, तो अगर A ट्रांसपोज B डिफाइंड है बच्चा लोग, ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। अच्छा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होने वाला है, अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। राइट, एग्री, इसका 4 क्रॉस 3 हो जाएगा ऑर्डर। तो बी का जो भी ऑर्डर होने वाला है ना, ये देखो ये प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स हो गई, प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको, याद है आपको, लास्ट क्लास में हमने सीखा था। ये प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, ये पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। तो हमने लास्ट क्लास में एक कंडीशन देखी थी कि हम दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर। मतलब अगर ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 की है तो ये जो पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है ना वो 3 क्रॉस समथिंग की होनी चाहिए, 3 क्रॉस समथिंग की होनी चाहिए। ये हमें बात समझ में आती है। ठीक है, प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स 4 क्रॉस समथिंग है तो ये वाली मैट्रिक्स 3 क्रॉस समथिंग होनी चाहिए।
तो हमारी जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस समथिंग होगा। ठीक है, जो हमारी मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस समथिंग होगा। मान लिया 3 क्रॉस एक्स मान लो सपोज। ठीक है, इस ऑर्डर की होने वाली है यहां पे। आर वी क्लियर? ओके, अब बोला गया साथ के साथ ए बी ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है तो ए बी ट्रांसपोज। अच्छा, ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर बी का ऑर्डर 3 क्रॉस एक्स है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर एक्स क्रॉस 3 होगा। मानते हो इस बात को? बी का ऑर्डर मैंने 3 क्रॉस एक्स माना है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर एक्स क्रॉस 3 होने वाला है। अब यहां पे जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होने वाला है? 4 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो अपने को मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चाहिए था ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या आ गया? 3 क्रॉस एस 3 क्रॉस 4 है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3 क्रॉस 4। सिंपल। तो दैट इज आवर आंसर विच इज ऑप्शन सी, है ना। तो ध्यान से देख ले इस सवाल को। इस सवाल को ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि यार मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मैंने माना कुछ ए क्रॉस बी मान लिया, ए क्रॉस बी या फिर आई क्रॉस जे हमने इसका ऑर्डर माना है, या फिर एम क्रॉस एन कुछ ऑर्डर मान लो। ठीक है, तो ऐसे भी आप शुरुआत कर सकते हो इस क्वेश्चन की कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर एम क्रॉस एन मान लिया और फिर देखा अगर ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड है तो ए ट्रांसपोज तो हो गया 4 क्रॉस 3 एंड बी जो है बी अपन ने एम क्रॉस एन ऑर्डर का माना है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, एम विल बी इक्वल टू 3। फिर वैसे ही देखो ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, ए है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, बी ट्रांसपोज विल बी एन क्रॉस एम ऑर्डर। अगर बी को एम क्रॉस एन ऑर्डर माना है तो बी ट्रांसपोज एन क्रॉस एम ऑर्डर, और फिर से इन दोनों को इक्वेट किया तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चा लोग? 4 आ गई। ओके, तो एन की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 3, बी का ऑर्डर अपन ने माना है एम क्रॉस एन मतलब 3 क्रॉस 4 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल। चलिए, if A minus 2i is this matrix, then find A transpose where I is the identity matrix of order 3 cross 3, है ना। A into A transpose की वैल्यू बतानी है, A minus 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दे रखा है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सब लोग जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, है ना, टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a minus 2 times this is equal to, it is given equal to -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, इसके इक्वल दे रखा है। इस 2i को उस साइड भेजो तो मैट्रिक्स a की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लोग, है ना। देखो ये बन रहा है -1 -2 3 2 1 -1 3 -3 1 0। ठीक है, -3 1 0, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, प्लस 2 टाइम्स दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 2 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। दिस इज 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस साइड गई तो देखो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाएगी। अब दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करो तो मैट्रिक्स ए मिल गया। ओके, तो ऐड करने का सिंपल सा रूल होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। -1 में 2 जुड़ेगा तो +1 बन जाएगा, फिर -2 में तो 0 ऐड कर रहे हैं, है ना, 3 में भी 0 ऐड कर रहे हैं तो 3 ही रहेगा, 2 में भी यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं तो 2 ही रहेगा। बस डायगोनल एलिमेंट्स में 2 ऐड हो रहा है, दिख रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ एडिशन हो रहा है, बाकी तो किसी भी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट 1 + 2 3 बन जाएगा, इधर ये वाला एलिमेंट 0 + 2 2 बन जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में अगर आप 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करो, ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि जब 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो बस डायगोनल में एलिमेंट्स ऐड होंगे, राइट, और कहीं पे थोड़ा ऐड होंगे, डायगोनल्स में ऐड होने वाला है। तो डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 2 हो जाएंगे। तो -1 में 2 ऐड किया तो +1 बन जाएगा, 1 में 2 ऐड करोगे तो 3 बनेगा, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 बनेगा, बाकी देखो एज इट इज है, -2 3 -1 है ना, 2 -3 1। ठीक है, तो बाकी सबके सब एज इट इज। तो ये अपने पास मैट्रिक्स ए आ गई, राइट बच्चा लोग, दिस इज आवर मैट्रिक्स ए। हमें वैल्यू निकालनी है A × A ट्रांसपोज की, तो मैट्रिक्स ए ऑलरेडी अपने पास है,
ओके, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, A into A transpose, which is equal to matrix A is 1 minus 2 3 2 3 minus 1 minus 3 1 2. This is matrix A multiplied by matrix A transpose. अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा बच्चा लोग? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 minus 2 3. वो देखो जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रख दो तो 2 3 माइनस 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में पटक दो तो माइनस 3 1 2. ओके, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, मैट्रिक्स ए लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज. अब दो मैट्रिसेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, उनके पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट रो यहां पे ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रही, देखो मल्टीप्लाई करो कितना मिल रहा है, देखो जरा बच्चा लोग. तो 1 into 1 that will be 1, minus 2 into minus 2 that will be plus 4, plus 3 into plus 3 that will be plus 9. ओके, फिर फर्स्ट रो को हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. अभी क्या किया अपन ने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा. अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 that is 2, minus 2 into 3 that is minus 6, 3 into minus 1 that is minus 3. ये मिला है जब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो यही मिलने वाला है, राइट, सिंपल. अब फर्स्ट रो को अपन लोग थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into minus 3 that is minus 3, minus 2 into 1 that is minus 2, 3 into 2 that is plus 6. तो अपने को फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए, है ना. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते. वैसे ही अब देखो सेकंड रो के साथ यही सिलसिला अपनाएंगे, तो 2 into 1 है ना, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, राइट. तो 2 into 1 that will be 2, 2 into 1 that is 2, 3 into minus 2 that is minus 6, minus 1 into 3 that is minus 3. Okay, now second row is multiplied by second column, 2 into 2 that is 4, 3 into 3 that is plus 9, minus 1 into minus 1 ये plus 1 बन जाएगा. ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया. अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiplied by minus 3 which is minus 6, 3 multiplied by plus 1 that is plus 3, and minus 1 multiplied by 2 which is minus 2. ओके, अब ये सिलसिला थर्ड के साथ कि थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 इंटू प्लस 1 विच इज माइनस 3, प्लस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2, प्लस 2 इंटू 3 दैट इज प्लस 6, ये मिल रहा है. फिर इसको अपन ने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 इंटू प्लस 2 दैट इज माइनस 6, 1 इंटू 3 दैट इज प्लस 3, एंड 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2. ओके, अब इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 9, 1 इंटू 1 दैट इज प्लस 1, 2 इंटू 2 दैट इज प्लस 4. तो दिस इज आवर मैट्रिक्स A इंटू A ट्रांसपोज, जिसकी वैल्यू आ रही है इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14. यहां पे देखो ये माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, इधर देखेंगे माइनस 5 एंड 6 माइनस 5 दैट इज प्लस 1. इधर देखो माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 अगेन 4, ये बन रहा है 14. यहाँ पे देखो माइनस 8 प्लस 3, ठीक है, माइनस 8 प्लस 3, यहाँ पे भी ये बन रहा था ना, एक बार ये एलिमेंट चेक कर लेते हैं. 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2, बिल्कुल सही है. तो माइनस 8 प्लस 3 दैट इज माइनस 5. ओके बच्चा लोग, ये एलिमेंट देखो ये बन रहा है प्लस 1, यहां पे माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 अगेन, इधर देखोगे 9 प्लस ये 14. ठीक है, तो दिस इज आर मैट्रिक्स A इंटू A ट्रांसपोज, इसी की वैल्यू पूछी गई थी, दैट इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आर वी क्लियर? सिंपल है. तो ये अपने पास A ट्रांसपोज की वैल्यू आई है. ओके, लेट्स मूव अहेड. अब कुछ प्रॉपर्टीज रहती है ट्रांसपोज के रिलेटेड. तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे ये है ना, फॉर एनी मैट्रिसेस A एंड B ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स A ओनली. अगर दो बार ट्रांसपोज ले रहे हो, जैसे एक बार ट्रांसपोज लिया फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो ऑब्वियस सी बात भी है. ठीक है, एक बार रो कॉलम इंटरचेंज कर दिया, फिर से वही ऑपरेशन को रिपीट करोगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हाथ में लग जाएगी. ओके, के A ट्रांसपोज, के जहां पे कोई स्केलर है नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो दैट इज के टाइम्स A ट्रांसपोज, है ना. जैसे अगर मैं
3A का ट्रांसपोज लूं तो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स A ट्रांसपोज, क्योंकि 3 तो बस स्केलर है, नंबर है, मल्टीप्लीकेशन में पड़ा रहेगा। ओके, अगर A प्लस बी होल ट्रांसपोज है ना, यहां पे होल ट्रांसपोज, अगर दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज ले रहा हूं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, है ना, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, या फिर A माइनस बी होल ट्रांसपोज लिखा हो तो उसको A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है, ये जो रिवर्सल लग रहा है ना यहां पे, रिवर्सल देखो क्या है कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या लिखा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखा है। वैसे ही अगर दो से ज्यादा मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे ए बी सी, इसका होल ट्रांसपोज लेना हो तो दैट विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, रिवर्सल लॉ लग जाएगा। सबसे पहले आखिरी वाला मैट्रिक्स, फिर, है ना, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। समझ में आ रही बातें? ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखें। नाउ लेट्स वेरीफाई, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, देन वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए बी निकालते हैं अपन लोग। तो मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगी बच्चा लोग, कि अपन रो इंटू कॉलम में इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24, 2 इंटू -1 विच इज -2, -5 इंटू +1 दैट इज -5, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 4 विच इज -28, ओके, एंड 2 इंटू 2 दैट इज +4, -5 इंटू 0 दैट विल बी 0 ओनली, ओके, ये मिल रहा है। फिर इसको अपन ने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 0 दैट विल बी 0, 2 इंटू 5 विच इज 10, एंड -5 इंटू 2 दैट इज -10, ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, अब यही सिलसिला सेकंड रो के साथ अपनाएंगे कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 6 दैट इज 6, 0 इंटू एनीथिंग 0, +3 इंटू 1 दैट इज +3, फिर 1 इंटू -7 विच इज -7, 0 इंटू 2 दैट इज 0, +3 इंटू 0 दैट इज 0 अगेन, ओके। फिर इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 0 दैट विल बी 0, 0 इंटू 5 0, +3 इंटू 2 यहां पे 6 मिल जाएगा। तो ये अपने पास ए बी की वैल्यू आई है। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ए बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, तो 24 - 2 दैट इज 22, 22 - 5 दैट इज 17, ठीक है। तो यहां पे 17 -8 + 4 दैट इज -24, 10 - 10 0। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब सेकंड रो देखो, 6 + 3 कितना है 9, -7 + 0 -7 और 6 इधर, ओके। तो ऐसा लिख दिया ए बी होल ट्रांसपोज को। आर वी क्लियर? ये अपने पास ए बी होल ट्रांसपोज आया, ठीक है। अब अपन वैल्यू निकालते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखते हैं बच्चा लोग। व्हाट इज बी ट्रांसपोज? बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 6 - 7 0, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, फिर सेकंड रो -1 2 5, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दोगे 1 0 2, है ना। ये क्वेश्चन ना आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए सवाल है, ताकि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ कंफर्टेबल होते चले जाए, बस यही पर्पस है सवाल का, और साथ के साथ ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाए। ओके, ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है? ए ट्रांसपोज मिल रहा है 4 2 -5 and 1 0 3. This is A transpose, correct? Now let's calculate the value of B transpose into A transpose, ठीक है। B transpose into A transpose की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए। तो देखो क्या मिलने वाला है। सबसे पहले अपन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? 6 इंटू 4 दैट इज 24, -1 इंटू 2 दैट इज -2, +1 इंटू -5 दैट इज -5। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, then first row into second column, तो 6 into 1 that is +6, -1 into 0 that will be 0, 1 into 3 that will be +3, okay। फर्स्ट रो को
फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन किया। अब देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड रो -7 इंटू 4 दैट इज -28, ठीक है, 2 इंटू 2 दैट इज +4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 इंटू 1 दैट इज -7, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 दैट इज 0 अगेन। अब यही सिलसिला थर्ड रो के साथ में कि थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 4 0 मिलेगा, 5 इंटू 2 10 मिल जाएगा, 2 इंटू 5 -10 मिलेगा। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की अपने पास वैल्यू आई है किसके इक्वल, ये 24 माइनस 2 22 में से 5 गया 17, 79 यहाँ पे -24 -706। यार देखो सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम आ रहा है, देखो है ना। ए बी होल ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम मैट्रिक्स, हू बहू सेम मैट्रिक्स। तो ए बी होल ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगी एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होने वाली है, एज इट इज, सेम टू सेम। क्लियर, बस यही बात समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक जब भी अपन यूज करेंगे टर्म स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही यूज करेंगे। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर ए एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेम आ जाए उस मैट्रिक्स को अपन लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज और ए डैश दैट इज आल्सो, है ना, वी कैन रिप्रेजेंट ए ट्रांसपोज एज, तो ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू सेम है तो उस मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखो ये मैट्रिक्स ए हो गई, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ये होगा ना कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ओके, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, देखो लिखा है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, देखो लिखा है, कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद में आप देखो घूर घूर के, क्या ये दोनों सेम ही चीज लिखी है, हाँ जी सर ये दोनों सेम ही तो है, हू बहू देखो जुड़वा है ना। तो जब ए ट्रांसपोज और ए आपस में एज इट इज है, जुड़वा है एक दूसरे के, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए ट्रांसपोज और ए आपस में कब इक्वल आता है ना, ए ट्रांसपोज और ए आपस में कब इक्वल आता है, जब इसके एलिमेंट्स सिमेट्रिक हो, जो अबाउट द डायगोनल अगर एलिमेंट सिमेट्रिक है, बेसिकली अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है, जैसे ये हो गया A12, ये हो गया A21, देखो सेम है, ये हो गया A13, ये हो गया A31 सेम है, ये A23, ये A32 सेम है। तो जब कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होते हैं तब उस टाइप की मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होंगे, है ना, जब कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होंगे तो ए ट्रांसपोज और ए अपने आप ही आपस में इक्वल आने वाला है। तो कंडीशन फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई। ये तो अपन एलिमेंट्स के बीच में रिश्ता बताते हैं कि ए आई जे एंड ए जी आई सेम हो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। और मैट्रिसेस से कैसे पता चलता है कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया और वही सेम मैट्रिक्स मिल गई, ट्रांसपोज लेके वही सेम मैट्रिक्स मिल गई, तो उस मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। ओके, तो इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रिश्ता रहता है एलिमेंट्स के बीच में कि ए आई जे एंड ए जे आई आर इक्वल टू ईच अदर फॉर ऑल आई एंड जे। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, A transpose is equal to negative of A. This type of matrix is known as skew symmetric matrix. For an example, देखो ये मैट्रिक्स है ना, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है, करेक्ट है ना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया है। तो अगर मैट्रिक्स A है तो ये मैट्रिक्स A ट्रांसपोज हो जाएगी। अब बताओ इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में रिश्ता क्या है, क्या A और A ट्रांसपोज सेम है क्या, सेम तो नहीं है ना। जबकि अगर अपन ए ट्रांसपोज को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, या फिर ऐसा समझो कि इसमें से अगर मैंने -1 कॉमन लिया, और आपको पता है कि जब कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स से या फिर कॉमन लेते हो तो हर एलिमेंट से कॉमन लिया जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में से अगर -1 कॉमन लेता हूं तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 0 पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 का इधर ये -2 बन जाएगा और ये +2 बन जाएगा, देखो है ना, इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया है, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 बन जाएगा -2 बन जाएगा +2 एंड ये 0 का 0 ही। ओके बच्चा लोग, अब देखो
ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए, यही तो मैट्रिक्स ए है। तो जब ए ट्रांसपोज नेगेटिव होता है ए के, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इफ ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए, देन द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एलिमेंट्स के बीच में क्या रिश्ता रहेगा बच्चा लोग, है ना? एलिमेंट्स ऐसे पहचानोगे कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, ए आई जे इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ ए जी आई, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, ए आई जे इज नेगेटिव ऑफ ए जी आई। देखो यहाँ पे h है तो यहाँ पे माइनस एच, यहाँ पे g है तो यहाँ पे माइनस जी, यहाँ पे माइनस f है तो यहाँ पे f। और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0 होंगे, क्योंकि i बराबर j रख के देख लो इधर, है ना? व्हेन i बराबर j, तो i बराबर j लिखोगे तो यहाँ पे a आई आई बन जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a आई आई। एक साइड लेके आओ तो 2 टाइम्स a आई आई इज इक्वल टू 0। तो यही तो डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, a11 a22 a33। तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अगर एक भी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रह जाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने कि दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं अपन लोग, तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ए ट्रांसपोज ये मिलेगा। देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। सो दिस इज आर ए ट्रांसपोज। करेक्ट बच्चा लो। अब क्या रिश्ता है ए और ए ट्रांसपोज में? तो अगर इसमें से आप नेगेटिव कॉमन लेके जाओगे, देखो इसमें से नेगेटिव कॉमन ले जाओ तो 0 का 0 माइनस एच प्लस एच बन जाएगा, माइनस जी प्लस जी बन जाएगा, एच माइनस एच, 0 का 0 ही, एफ माइनस एफ, जी माइनस जी, माइनस एफ प्लस एफ, एंड 0 का 0 ही। तो नेगेटिव कॉमन लिया तो ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ, और ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स ए है। तो इफ ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए, दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो in a skew symmetric matrix, aij is negative of aj for all possible values of I and j. All the diagonal elements of skew symmetric matrix are 0. Skew symmetric matrix के diagonal elements 0 होते हैं। सिमेट्रिक में ऐसा कोई रूल नहीं है। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना? सिमेट्रिक के अंदर सिंपल सा रूल इतना सा है कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स 100, 101, 102 कुछ भी ले लिया, बस कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना? मतलब अगर यहाँ पे 2 रख रहा हूं तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 5 रख दिया तो इधर भी 5 होना चाहिए, इधर -7 रखा तो इधर भी -7 होना चाहिए। तो ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी व्हाटएवर दे वांट, है ना? जो वो चाहते कुछ भी रख दो। बट स्क्यू सिमेट्रिक में ये नेसेसरी कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो और बाकी एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव हो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव हो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर बच्चा लोग। ठीक है, चेक ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ स्क्यू, है ना? तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है क्या? पहली बात, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में, है जी, वो है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2, एक दूसरे का नेगेटिव, इधर 0 है तो नेगेटिव ऑफ 0 0 ही रहेगा, 4 है तो नेगेटिव ऑफ 4 मिल रहा है। तो यस, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ए ट्रांसपोज निकालोगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए आएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को देख के पहचान सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाकी अगर निकालना भी पड़े, आपको अगर निकालने का मन हो कि चलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज निकालोगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए आएगा ही आएगा। ठीक है, इधर देखो, क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल एलिमेंट 0 है, बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव, यहाँ पे आयोटा तो इधर माइनस आयोटा, बहुत बढ़िया, 4 है तो -4, बहुत बढ़िया, 2 माइनस आयोटा है तो -2 प्लस आयोटा इधर मिल रहा है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कोई बुराई नहीं है इसमें। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज स्क्यू सिमेट्रिक में है ना, कुछ प्रॉपर्टी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। A is a square matrix, then A minus A transpose is a skew symmetric matrix। देखो, बहुत काम की प्रॉपर्टीज है। क्या बोल रही है कि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना?
ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, चाहे वो कुछ भी ना हो, एक साधारण सी मैट्रिक्स हो, ठीक है, एनी कॉमन मैट्रिक्स ए ले लो, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आने वाली है वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसे बोल सकते हैं सर ये बात? देखो बच्चा लोग, अगर मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज को कुछ मैट्रिक्स बी मान लिया, ठीक है, मान लिया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कुछ मैट्रिक्स आ रही है बी, ओके, अब बी ट्रांसपोज निकालो जरा, तो बी ट्रांसपोज क्या बनेगा? बी ट्रांसपोज बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा देखो ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये अपने पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही है। देखो ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स ए मिल जाएगी, है ना? याद है ना आपको कि अगर जैसे ऐसा लिखा हो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो बेसिकली दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से लेंगे तो मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी। तो बी ट्रांसपोज ऐसे ही आ गई। बी हमने मैट्रिक्स ये मान ली, बी ट्रांसपोज आ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए, वी कैन क्लियरली सी दैट दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, है ना? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, इट इंप्लाइज बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी रहेगी? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। वही प्रॉपर्टी 1 बता रही है। ओके, तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वॉट एवर मैट्रिक्स ए कैन बी। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। इसका भी प्रूफ इसी तरीके से बड़ा ही आसान कि सपोज मैंने मैट्रिक्स बी मान लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज का, अब इसका बी ट्रांसपोज निकालो। अगर अपने को कभी भी प्रूव करना होता है ना कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, आप उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल ही आ गया तो वो सिमेट्रिक है, अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस ए, है ना? ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज ए। तो वी कैन क्लियरली सी दैट बी एंड बी ट्रांसपोज आर इक्वल टू ईच अदर एंड हेंस this is a symmetric matrix. A transpose and A transpose A is a symmetric matrix. ये भी हमेशा symmetric matrix रहेगी। प्रूव करना है तो आप इसको B मान लो कुछ मैट्रिक्स, let B is equal to A transpose। तो B transpose क्या होगा बच्चा लोग? B transpose हो जाएगा A transpose का होल ट्रांसपोज। अब यहां पे देखो वो रिवर्सल लॉ याद है कि आपको? रिवर्सल लॉ कि है ना, ऐसे रिवर्स हो जाएगा कि पहले अपन इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, पहले अपन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे जो कि ए मिल जाएगा, फिर अपन पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे जो कि ए ट्रांसपोज मिलेगा। तो देखो बी ट्रांसपोज बी के ही इक्वल आ गया, और अगर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, है ना, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, देन बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो कभी भी चेक करना हो कि भैया ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो अपन उसका ट्रांसपोज निकाल के चेक कर सकते हैं। एलिमेंट्स देख पा रहे हो तो डायरेक्टली एलिमेंट्स को पहचान के अपन कमेंट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है ना? बट इसमें एलिमेंट्स तो दिखाई नहीं दे रहे ना। अब यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज के क्या एलिमेंट्स है वो अपने को नहीं पता। बिना एलिमेंट्स देखे डायरेक्ट कमेंट करना है तो कैसे कमेंट करेंगे? वो अपन इसका ट्रांसपोज निकाल के कमेंट करेंगे कि मैंने इस मैट्रिक्स को बी मान लिया, बी का ट्रांसपोज निकाला और देखा बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, तो बी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल आ रहा है, तो इसको अपन ने बोल दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में अगर इस मैट्रिक्स को बी मान रहा हूं तो इसका ट्रांसपोज इसी के ही इक्वल आ रहा है, थर्ड में भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो कई बार अपने को एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे होते हैं तो ऐसे अपन कमेंट करते हैं। अगर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हो तो बहुत ईजी है कमेंट कर पाना कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर सपोज एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और डायगोनल एलिमेंट सपोज सारे जीरो है, डायगोनल एलिमेंट जीरो और बाकी एलिमेंट्स नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना? डायगोनल एलिमेंट जीरो एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो इसको अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। ओके, एंड अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर देन दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी जीरो हो सकता है। सिमेट्रिक में बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इक्वल हो एक दूसरे के। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स नेगेटिव हो एक दूसरे के, साथ के साथ डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो, ठीक है, तो उसको अपन क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, now a very important property that every square matrix A can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। किसी भी मैट्रिक्स A को मैं एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जरा, यहां पे मैट्रिक्स A है, अच्छा राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हाँ जी, ऐड करने पे क्या मिलेगा, यहां पे ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए, मतलब राइट हैंड साइड भी ए ही लिखा है, राइट हैंड साइड एक ऐड करोगे तो ए ही लिखा है ना, कुछ अलग चीज नहीं लिखी। बट अपन ने किस तरीके से लिखा है इसको कि एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी हैव जस्ट लर्न, एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को अपन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, किसी भी मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि अपने को पता है कि A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक रहेगी, अपने को पता है कि A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, पता है ना, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक पार्ट, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो मैट्रिक्स ए को लिख देंगे हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इसमें पूछा गया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए तो ये आ गया, ए ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चा लोग, ए ट्रांसपोज आएगा 6 माइनस 2 माइनस 5 4, दैट इज ए ट्रांसपोज, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब देखो मैट्रिक्स ए को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, हाफ टाइम्स ए विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिक दिखाई देगा, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक दिखाई देगा, देख सकते हैं अपन। देखो हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बताओ कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड किया तो 6 में 6 ऐड हो रहा है, कितना 12 मिल जाएगा, -2 में -5 ऐड होगा तो कितना -7 मिल गया, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, 12 -7, -5 में -2 ऐड होगा तो यहां पे -7 मिल गया, 4 में 4 ऐड होगा तो इधर ये 8 मिल गया, ये मिल गया अपने पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, प्लस हाफ टाइम्स, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखो यहां पे, तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 0 मिल जाएगा, -2 में से -5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, -2 माइनस ऑफ -5 दैट इज -2 प्लस 5 विच इज +3, -5 में से -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -5 माइनस ऑफ -2 दैट इज -5 प्लस 2 विच इज -3, एंड 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 मिल जाएगा। तो यू कैन क्लियरली सी कि वी हैव रिप्रेजेंटेड मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चाहो तो इस हाफ को अंदर भी ले जा सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि भैया 12/2 6 हो गया, -7/2 -7/2 -7/2 4, ऐसा लिख दो भले, हाफ को अंदर ले गए तो 0 मल्टीप्लाई बाई हाफ तो 0 होगा, ठीक है, इधर ये 3/2 बन जाएगा, यहाँ पे ये -3/2, इधर ये 0 बन गया। तो मैट्रिक्स ए को हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, देखो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिख रहा है ना, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है एक दूसरे के, डायगोनल एलिमेंट 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है सिमेट्रिक में, ठीक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है। तो मैट्रिक्स ए को इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कई बार सवाल आ जाता है। ओके, नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, if the determinant of any square matrix is 0 then the matrix is termed as a singular matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसको अपन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, सिंपल है। तो ये भी मतलब सिंगुलर जो वर्ड है ना वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, बाकी हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट थोड़ा ना होता है। तो ये जो सिंगुलर वर्ड है ओनली एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, अगर अपने को चेक करना हो कि सिंगुलर है कि नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है
6 माइनस 6 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो हेंस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो कुछ कुछ आज की क्लास में आपको नाम याद रखने होंगे ना, तो सिंगुलर मैट्रिक्स नाम याद होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, इज नॉन जीरो, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका डिटर्मिनेंट 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आर वी क्लियर? अच्छा, एक सवाल मेरे को याद आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। एक इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस प्रकार की दिखाई देगी बच्चा लोग, समझना है यहां पे कि अगर 3x3 की है तो कुछ कुछ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, है ना, जैसे A11, A22, A33। अगर 3 ऑर्डर की मान रहा हूं तो ये होंगे, नहीं तो n ऑर्डर की होगी तो और होने वाले हैं। ओके बच्चा लोग, और या चलो n ऑर्डर की अपन एज्यूम करते हैं, तो A11, A22, A33 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू ANN। ओके बच्चा लोग, है ना। और बाकी एलिमेंट्स होंगे, इधर जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहां मिलने वाला है, इधर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इधर मिलने वाला है ना। जैसे अगर इसको A12 बोल रहा हूं तो इधर सेम यही एलिमेंट मिलना चाहिए, A12 ही सेम एलिमेंट यहां पे मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सपोज यहां पे मैंने B1 बोला तो इधर B1 ही दिखना चाहिए, यहां पे C1 बोला तो इधर C1 ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो अगर इन सारे एलिमेंट्स को आप डिस्टिंक्ट ले लो, ठीक है, A1, B1, C1 अप टू जितने भी ये सारे एलिमेंट्स को अगर अपन डिस्टिंक्ट ले लेंगे तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इस ट्राइंगल के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे वही मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं। बाकी तो ये एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट थोड़ा है, डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट थोड़ा है, वो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स की तरह ही है ना। यहां पे B1 तो इधर भी B1, इधर C1 तो इधर भी C1। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। और ये कितने एलिमेंट्स है अपने पास, ये कितने एलिमेंट्स है, देखो यहां पे एक एलिमेंट है, फिर ये 2 एलिमेंट्स होने वाले हैं, फिर ये 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं, एंड सो ऑन। और यहां पे ये कितने एलिमेंट्स हैं, इधर ये n एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली 1 से लेके n तक का समेशन 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ये अपने पास ये टोटल एलिमेंट्स है इस ट्राइंगल में। तो विच इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। That is the maximum number of distinct elements that are possible in a symmetric matrix, ठीक है। जैसे ऑर्डर लेके देख लो, अगर अपन 4x4 का ऑर्डर लेंगे तो A11, A22, A33, A44। ओके, बाकी एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे ये A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A14 हो जाएगा, ओके, A22, फिर ये A23 हो जाएगा, ये A24 हो गया, A33, A34 हो जाएगा, ठीक है। तो यही एलिमेंट्स है बेसिकली, बाकी तो ये जितने भी नीचे के एलिमेंट्स है ये सारे सेम ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि कितने मिल रहे हैं, देखो 1 + 2 + 3 + 4, है ना, 1 + 2 + 3 + 4। वैसे ही अगर n ऑर्डर का होता है तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ठीक है। तो ये हो जाएंगे n इंटू n + 1/2, सिंपल है। ओके, तो इसको एज अ फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे एंड ऑल्सो रिमेंबर द आइडिया बिहाइंड इट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने देख लिया है, ठीक है। अगर बता रखा है कि मैट्रिक्स A इज सिंगुलर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इफ मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 - 2, राइट, -6 - 2।
minus of minus 2 that is plus 2 multiplied by minus 3 minus x plus 3 multiplied by okay डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं अबाउट फर्स्ट रो, सिंपली फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर लिया तो माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2x and equate it to 0. Expand the determinant and equate it to 0. So this is minus 8. यहां पे ये कितना बन जाएगा, माइनस 6 माइनस 2x बन जाएगा और ये बन रहा है प्लस 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 0. तो माइनस 6x माइनस 2x दैट इज माइनस 8x. 6 और माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया तो 8x इज इक्वल टू माइनस 8 आ रहा है. x की वैल्यू यहां पे माइनस 1 आ जाएगी. तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, x बराबर माइनस 1. तो सिंगुलर बोला गया है तो x की वैल्यू बतानी है, तो सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई. ओके गाइज, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्थोगोनल किस मैट्रिक्स को बोला जाएगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है. कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ a इंटू ए ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज इंटू a इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फिर ए ट्रांसपोज को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो इसको अपन बोलेंगे, है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ओके, फॉर एन एग्जांपल देखो, अगर मैंने मैट्रिक्स ए ली है सपोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. let's say this is matrix A. what is matrix A transpose? A ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो a1 b1 c1 ये जो रो है उसके एलिमेंट्स कॉलम में लिखे जाएंगे, है ना, एंड a2 b2 c2. सेकेंड रो यहां पे सेकेंड कॉलम में है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे a3 b3 c3. ओके, ये मैट्रिक्स हो गई अपने पास ए ट्रांसपोज. अब a इंटू ए ट्रांसपोज को इक्वेट कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, तो a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो बच्चा लोग. अच्छा, इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पे करते हैं, है ना, थोड़ी जगह ज्यादा मिलेगी. ओके, तो मैट्रिक्स ए हमने क्या लिया है, मैट्रिक्स ए ले लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. let's say that this is matrix A. matrix A transpose will be a1 b1 c1. अब यहां पे कॉलम में आ गया a2 b2 c2, इधर आ जाएगा a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. ओके, ये मैट्रिक्स A ट्रांसपोज हो गई. अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इफ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए. तो चलिए A इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं. तो फर्स्ट रो को पहले अपन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये बनेगा a1 इंटू a1 दैट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट आया है बच्चा लोग क्या, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, राइट. नाउ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट मिलेगा. फिर यही प्रोसेस अपन सेकंड रो के साथ रिपीट करेंगे कि सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यू नो दैट. ओके, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये मिलने वाला है. फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 ये मिलेगा. ओके, वैसे ही अब देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मिलेगा, राइट. देख लो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. अब इसको अपन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट. a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. अब फिर इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3, a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3.
अब थर्ड रो की बारी, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट विल गिव अस a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3. नाउ थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम, दैट विल गिव अस a2 a3 plus b2 b3 plus c2 c3. Now third row into third column, that will give us a3 square plus b3 square plus c3 square. ओके तो a इंटू ए ट्रांसपोज की हमने वैल्यू निकाली है, या फिर a ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू निकालो, यही सेम वैल्यू अपने पास मिलने वाली है. ओके अगर ये आ रहा है इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना. इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, इनके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में 1 1 1 होता है, बाकी हर जगह 0 0 0 0 0 0 होता है. ठीक है, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. नाउ इक्वेट ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए. देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, या फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, या फिर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल. तो यहां से ये बात समझ में आई. इट इंप्लाइज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1. डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए. ओके दूसरी चीज कि इसकी वैल्यू 0. देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए. ठीक है, ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल के अलावा देखो हर एलिमेंट क्या है, 0 है ना. तो इसी को अपन लिख देंगे कि समीशन a1 a2 बोलो, या समीशन a1 a3, या समीशन और कौन सा बच गया a2 a3, दैट शुड बी इक्वल टू 0. मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भी 0 है, a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 भी 0 है ना. एंड a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3 भी 0 है. तो अगर ये फॉलो कर रहा है तो मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है. अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ठीक है, ये कंडीशन निभा रहे हैं. अब इस कंडीशन को ना वेक्टर के टर्म्स में समझोगे तो बड़ी इजीली समझ में आएगी. वेक्टर के टर्म्स में कैसे समझना है बच्चा लोग, कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे, है ना, उसके एलिमेंट्स को देख के आप पहचान लोगे कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है. कैसे पहचानोगे, कि अगर उनके एलिमेंट्स, है ना, फर्स्ट रो में एक यूनिट वेक्टर हो, सेकंड रो में भी एक यूनिट वेक्टर हो, थर्ड रो में भी एक यूनिट वेक्टर हो. यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है, अगर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, अगर एक ये यूनिट वेक्टर है, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना. a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, अगर ये यूनिट वेक्टर है, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. ठीक है, तो हर रो के अंदर एक यूनिट वेक्टर हो, एंड दीज 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आएगा. वैसे ही a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 0 आने वाला है. ठीक है, ओके. सो इन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हर रो के अंदर एक यूनिट वेक्टर लिखा होता है, एंड एवरी यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर. ठीक है, तो बस ये कंडीशन ध्यान रखो बच्चा लोग. a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इन सब का सम किसके इक्वल, 1. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, है ना. मतलब इनको मल्टीप्लाई किया तो सम 0, इनको मल्टीप्लाई किया तो सम 0. तो इस तरीके से आप डायरेक्टली पहचान पाओगे कि मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है. आपको ये कंडीशन ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं. वैसे जैसे यहां पे देखो डायरेक्टली दिख रहा है, क्या ये यूनिट वेक्टर है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हाँ जी होता है. क्या सेकंड रो में भी एक यूनिट वेक्टर लिखा है, हाँ जी लिखा है. ओके, और इनका प्रोडक्ट देखो क्या 0 आ रहा है, क्या कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस देयर प्रोडक्ट इज 0. तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ही. ओके, अदरवाइज अपन इस तरीके से शो करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए अपने बोर्ड्स एग्जाम में. ठीक है, तो बोर्ड्स एग्जाम में आया तो आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे कि आप पहले मैट्रिक्स ए लिख दोगे. ओके, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आपने मैट्रिक्स ए लिख दी. अब आप मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज लिखो बच्चा लोग. ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बैठी होगी, मतलब यहां पे कॉस थीटा और इधर साइन थीटा होने वाला है. सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, मतलब यहां पे माइनस साइन थीटा और इधर कॉस थीटा होने वाला है. ओके, तो ये मैट्रिक्स ए लिख लिया.
मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज लिख लिया, अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल के शो कर दो कि ऑर्थोगोनल है। ओके, तो देखो कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ओके, c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। फिर देखो इसको अपन सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू माइनस एस प्लस एस इंटू सी, ठीक है, तो क्या जीरो आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जीरो आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन जीरो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, दैट इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो अगेन दिस इज सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सो दिस इज बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके बच्चा लोग, हमने प्रूव कर लिया कि देखो ए ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आर वी क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी हो उनको बता देता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर मेन डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी हर जगह 0 होते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है, इसको आइडेंटिटी मत समझ लेना कि सर देखो डायगोनल में 1 है, मेन डायगोनल में, ये हो गया ऑफ डायगोनल, अपने को 1 कहां पे चाहिए, मेन डायगोनल में चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो, इस मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसके अंदर डायगोनल में एलिमेंट्स हो, बाकी हर जगह 0 हो। और कौन सा डायगोनल की बात कर रहे हैं, मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस वन इज, ये अपने सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके। फेज एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, कि अगर एक मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल बोल दिया है ना, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप गेस कर सकते हो, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो +1 आएगी या तो -1 आएगी। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी +-1, ठीक है, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-1 होने वाली है ना बच्चा लोग। क्यों होंगी, देखो यहां पे प्रूफ बहुत सिंपल सा, क्योंकि अगर ऑर्थोगोनल है तो इसको फॉलो कर रहा होगा, ऑर्थोगोनल है तो A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होगा। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड बचा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना आएगा, देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ जरा कितना है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है ना। ए और ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर, कि अगर हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर ले, बेसिकली हम किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले ले, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम वैल्यू, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, यहां तक पहुंच गए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो +1 या फिर -1, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। तो इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, याद रखना है बच्चा लोग। ऑर्थोगोनल इस तरीके से देख सकते हो ना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर मैट्रिक्स टाइप की फील दे रहा होगा आपको, है ना, परपेंडिकुलर, कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो बस ये ध्यान रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, और अगर डेफिनेशन याद रहेगी तो ये अपने आप दिमाग में रहेगा, है ना, ये भूलोगे नहीं, अपना आप दिमाग में रहेगा कि अच्छा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट लेके निकाल सकते हैं अपन लोग। तो अगर ये डेफिनेशन याद है तो यहां से यहां तक आप अपने दिमाग में भी पहुंच सकते हो, ठीक है, तो ये अपना आप याद हो जाएगा, ओके। ए फेज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मैट्रिक्स बी हमारे सामने दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा बच्चा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बस इतनी सी बात बता रखी है, बस इतनी सी बात बताई है मैट्रिक्स ए के बारे में कि मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी ईदर +1 और -1, ये +1 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज मैट्रिक्स बी हमारे सामने है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी will be equal to what, expand कर दो about first row, तो 1 multiplied by 0 minus 10, okay, -2 multiplied by 0 minus 4,
राइट, +3 मल्टीप्लाइड बाई -15, तो ये बन रहा है -10 +8 -45। ओके, तो ये -55 प्लस 8 दैट विल बी -47। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ रही है -47। वो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू -47 रखोगे तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू -47 भी आ सकती है और +47 भी आ सकती है, क्योंकि -1 इंटू -47 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू +47। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी ईदर इक्वल टू +47 और -47। सिंपल। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है इनके बारे में। अब देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना, नाम याद रखना आइडेम्पोटेंट, है ना। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके लिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को अपन लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओनली देन दैट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कैसे चेक करेंगे कि एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है? खुद के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। मैट्रिक्स ए गिवन होगी, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो और रिजल्टेंट वही आ जाता है। ठीक है, खुद को ही प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये समझो, खुद के साथ मल्टीप्लाई होके खुद ही मिल जा रहा है। तो आइडेम्पोटेंट इस टाइप की मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं। ओके बच्चा लोग, अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी होगी। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में अगर कोई पूछ ले कि बताओ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ईदर 0 और 1। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी। प्रूफ बड़ा ही सिंपल सा है, यहीं से ही प्रूफ आया है, इसकी डेफिनेशन से ही। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ए को एक साइड लेके आ जाओ, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0। तो इधर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 और डिटर्मिनेंट ए बराबर 1। ठीक है, इधर से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कैंसिल आउट करोगे तो समझ में आ रहा है कि या तो डिटर्मिनेंट ए 0 हो सकता है और कैंसिल आउट करने के बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आती है। ओके, सो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्योंकि देखो ये स्केलर नंबर है, इसको अपन ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स ए कैंसिल आउट कर दी, ये नहीं चलेगा बच्चा लोग। ओके, बट डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है ना, उस नंबर को अपन कैंसिल आउट कर दे दोनों साइड से तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, समझो ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, इस टाइप की इक्वेशन आप सॉल्व करो तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? एक्स कैन बी 0 और एक्स कैन बी 1 हियर। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि the only idempotent matrix, the only non-singular, ठीक है, non-singular idempotent matrix is I. Identity matrix is the only non-singular idempotent matrix. याद है नॉन सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन 0 हो। ठीक है, तो या तो देखो अपने को पता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अब ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है? मतलब द ओनली नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आई। और वो चीज भी यहीं से आई है कि आप ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, है ना, ए स्क्वायर बराबर ए को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो ए स्क्वायर माइनस ए बराबर नल मैट्रिक्स, ए कॉमन ले लो तो ए टाइम्स ए माइनस आई बराबर नल मैट्रिक्स। सो दी ओनली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स whose वैल्यू, है ना, ओनली नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विल बी व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी जितनी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही होने वाली, बाकी जितनी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल। चलिए
शो दैट मैट्रिक्स ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे ये बता देता हूं कि यार देखो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, बट वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो वो आइडेम्पोटेंट ही होगी, या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। वाइसा वर्सा यहां पे बात सच नहीं है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 या 1 होने वाली है, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू हियर। ओके, तो ये तरीका नहीं रहेगा प्रूफ करने का। अगर आपके सामने कोई मैट्रिक्स आ रही है तो ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, 0 आ गई तो आइडेम्पोटेंट हो जाएगी। ना ना, कैसे पता करेंगे, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे कि ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं बच्चा लोग। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स ए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये मैट्रिक्स ए को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट, अगर यही मैट्रिक्स आ जाती है तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इनका प्रोडक्ट देखो जरा ध्यान से कि सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4 -2 × -1 दैट विल बी +2, है ना। तो 4 + 2 एंड -4 × 1 दैट इज -4, ठीक है। तो क्या मिल रहा है देखो, 4 + 2 -4 ऐसा मिल रहा है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मिलेगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × -2 दैट इज -4, ठीक है। तो -4 -2 × 3 दैट इज -6 -4 × -2 दैट इज +8। ओके बच्चा लो, अब इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -4 दैट इज -8 -2 × 4 दैट इज अगेन -8 -4 × -3 दैट इज +12। आपको आ ही चुका है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन प्लीज खुद से ही करे तो बेटर रहेगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 × 2 दैट विल बी -2, 3 × -1 दैट इज -3, 4 × 1 दैट विल बी +4। नाउ सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो -1 × -2 दैट विल बी +2, 3 3 9 and 4 × -2 that is -8. Now second row into third column, तो -1 × -4 that is +4, 3 × 4 that will be +12 and 4 × -3 that is -12. अब बारी आई थर्ड रो की, तो थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 that is 2, -2 -1 that is +2, -3 × +1 that is -3. Second row into second column, 1 × -2 that will be -2, -2 × 3 -6, -3 × -2 that is +6. Now multiply by third column, which is 1 × -4 -4 -2 × 4 that is -8 -3 × -3 that is +9। तो देखो मैट्रिक्स क्या मिल रही है, 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, पहला एलिमेंट यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इधर देखो ये वाला एलिमेंट -2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट -4 दिखाई दे रहा है। क्या मैट्रिक्स ए ही आती हुई दिखाई दे रही है क्या? यहाँ पे -5 + 4, हाँ जी, स्पॉइलर अलर्ट की मैट्रिक्स ए ही आने वाली है। ओके, तो बस ये इस तरीके से अपने को प्रूव करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इजी। ओके, आंसर ऑलरेडी पता है अपने को। तो ये बेसिकली बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन हो गए कि अपने को प्रूव करना है, बट ये बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन ना डेफिनेशंस रटवा देते हैं। अब आपके दिमाग में हमेशा ये डेफिनेशन रहेगी कि अच्छा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, कि जब मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करें वो खुद ही प्रोड्यूस हो जाए। तो ये बेसिक एग्जाम्पल रटने के बड़े काम आ जाते हैं। 9 - 8 1 1 - 4 -3, देखो मैट्रिक्स सही आ रही है, यस। 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3, यस। If A square is equal to matrix A only, then matrix A is called to be idempotent matrix. Okay, if AB is equal to A and BA is equal to B, then prove that A and A transpose are idempotent matrix. तो AB की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ जी, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B बराबर A ही आ रही है। ओके, मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स A बराबर B ही मिल रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स A, B इज इक्वल टू B एंड AB इज इक्वल टू A। तो वी हैव टू प्रूव दैट A इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते थे। पहली बात तो ये चीज कि इधर कुछ चीजों का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कर सकते सर B से B उड़ा दो। मैट्रिसेस है ये, कोई नंबर्स नहीं है, कोई स्केलर नंबर नहीं है ये। स्केलर नंबर को उड़ा सकते हैं अपन, है ना। अगर ऐसा लिखा हो कि 4 λ इज इक्वल टू 4, तो 4 से 4 को उड़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट मैट्रिसेस में ये चीज
नहीं होती है। ठीक है, मैट्रिसेस में बेसिकली इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है अगर अपन किसी मैट्रिक्स को उड़ाना भी चाहे तो, है ना, बी इनवर्स से। अब इनवर्स की कहानी अलग है, इनवर्स की कहानी पे आएंगे अपन लोग कि इनवर्स हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ठीक है, तो उस कहानी पे अपन लेटर, है ना, बाद में पहुंचेंगे। बट यहां पे हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते अपन, दोनों साइड किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर दोनों साइड किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, है ना। जैसे अगर यहां पे प्री मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी प्री मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां पे, ठीक है, अगर यहां पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी रूल्स अपने को फॉलो करने की, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए, प्री मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो बी ए तो ऑलरेडी लिखा है ना, राइट हैंड साइड में बी लिखा है, दोनों साइड अपन प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद मैट्रिक्स ए। ठीक है, दूसरे कलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ओके बच्चा लो, अब ए बी की वैल्यू हम लोग रख देंगे कि ए बी की वैल्यू तो ए है ना, ए बी की वैल्यू क्या है, ये तो मैट्रिक्स ए है। और यहां पे भी देखो ए बी की वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो ए इंटू ए बराबर ए, मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इट इंप्लाइज ए इज आइडेम्पोटेंट, है ना, ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। अब अगर हमें ए ट्रांसपोज को भी आइडेम्पोटेंट प्रूव करना है तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, है ना, टेकिंग ट्रांसपोज। तो अगर ट्रांसपोज लेते हैं दोनों साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज। अब चाहे आप ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिखो या ए ट्रांसपोज का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ए रेज टू द पावर एन का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज की पावर एन, दे हैव द सेम वैल्यू। ओके, तो हेंस प्रूव्ड कि ए ट्रांसपोज भी कैसी होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए ट्रांसपोज का स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, वैसे ही इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ये प्रूव करो कि बी भी, है ना, बी इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो वो भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो, है ना। प्री मल्टीप्लाई कर दो अगर दोनों साइड बी से, प्री मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड बी से, तो आप ये भी प्रूव कर पाओगे कि बी इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी देखो मैट्रिक्स की दुनिया के बारे में अभी जानोगे, मैट्रिक्स के नेचर के बारे में आप धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे आज अपने को कई सारी चीज़ें पता चली है कि ऐसे मैट्रिक्स कैंसिल आउट हम लोग नहीं कर सकते। आगे जाके जब हम एडजॉइंट पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स के बारे में और डेप्थ से आप चीज़ें समझोगे। ओके, नाउ वन स्टेप एट ए टाइम, राइट गाइस। एक दिन में सब कुछ थोड़ा सीख लेंगे, ठीक है, पर सीख लेंगे, एक दिन जरूर सीख लेंगे। एक दिन में नहीं सीख पाएंगे पर एक दिन जरूर सीख लेंगे सब कुछ। ठीक है, चलिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए, मतलब उस मैट्रिक्स को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस मैट्रिक्स को अपन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आइडेम्पोटेंट में भी स्क्वायर हो रहा था, है ना, इनवॉल्यूटरी में भी स्क्वायर हो रहा है। ध्यान रखो, आइडेम्पोटेंट जो हमने अभी पढ़ी थी, जो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा था, खुद को ही प्रोड्यूस कर रहा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वहां पे भी स्क्वायर हो रहा था, इनवॉल्यूटरी में भी स्क्वायर हो रहा था, ऑर्थोगोनल में स्क्वायर नहीं हो रहा था। ऑर्थोगोनल में याद करो, ए को हम ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मिल आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा था वहां पे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको अपन ऑर्थोगोनल बोलते थे। आइडेम्पोटेंट हो गया कि खुद को ही प्रोड्यूस कर दिया, ए स्क्वायर बराबर ए, और इनवॉल्यूटरी हो गया कि ए स्क्वायर बराबर आई। If a square is equal to I, then matrix is involutory. Okay, simple. Okay. अच्छा, इनवॉल्यूटरी के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चा लोग? हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, क्या बोलोगे आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू? इज प्लस और -1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-1 होगी। प्रूफ बड़ा ही सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल प्रूफ कि ए स्क्वायर बराबर आई होगा अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है,
डिटर्मिनेंट ले लो दोनों साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस 1। ओके, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 या फिर -1 होने वाली है। सिंपल है। ओके, बहुत बढ़िया है ना। A matrix is called nilpotent if there exists a positive integer m such that a raised to the power m बराबर null matrix। अगर a की पावर m है ना, if any power of a is a null matrix, a की कोई भी पावर null matrix आ जाती है तो इसको अपन nilpotent, nil मतलब जीरो ही है ना। ओके, तो m is the least positive integer such that a raised to the power m बराबर 0, then m is called the index of the nilpotent matrix। इंडेक्स किसको बोला जाएगा, जो मिनिमम पावर जिसके लिए वो नल मैट्रिक्स बन जाती है। क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज a क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया है ना, सपोज a नल नहीं है, a इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, ठीक है, a स्क्वायर निकाला वो भी कोई नल मैट्रिक्स नहीं आई, लेट्स से a क्यूब अपने पास नल मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, सपोज ए क्यूब अपने पास नल मैट्रिक्स मिल गई, तो मतलब इसकी जो इंडेक्स होगी वो इंडेक्स कितनी होगी, 3 हो गई। अब आगे अपन कोई भी पावर कैलकुलेट करोगे, जैसे अगर ए क्यूब नल है तो ए की पावर 4 भी नल होगी बच्चा लोग, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ए रेज टू द पावर 4 को हम लोग ए क्यूब इंटू ए लिख देंगे, और अगर ए क्यूब नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होके नल ही प्रोड्यूस करेगी, तो अगर जैसे देखो ए क्यूब नल हो गई तो उसकी हायर पावर, कोई भी हायर पावर में चले जाओ, सबके सब नल मैट्रिक्स से मिलने वाले हैं, है ना, ए रेज टू द पावर 4, ए रेज टू द पावर 5, एवरीबडी सबके सब इसका आगे के आगे सब नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। क्लियर? तो कैसे चेक करेंगे कि भैया कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है ना, निल पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे कि भाई कोई मैट्रिक्स निल पोटेंट है ना, निल होने का पोटेंशियल है कि नहीं उस मैट्रिक्स में, कैसे चेक करेंगे, तो इस तरीके से चेक किया जाता है कि उसकी पावर कैलकुलेट करोगे। ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, नहीं नल निल पोटेंट आया है ना, नल नहीं आया तो फिर ए क्यूब पे जाओगे, वो नल नहीं आया तो और हायर पावर पे जाओगे, तो ऐसे चलते चले जाओगे और एक दिन पता चल जाएगा, ठीक है। चिंता मत करो, इतना भी ज्यादा ऐसा नहीं कि तुमसे ए की पावर 10 तक कैलकुलेट करा दे, नहीं, ए स्क्वायर ए क्यूब इधर तक अगर होती है, अगर पोटेंशियल है तो इतने में हो जाता है। देखो अब देखो मैट्रिक्स हमारे सामने दे रखी है, इज ए निल पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, बहुत ही प्यारी निल पोटेंट मैट्रिक्स है, इसको ध्यान ही रखना कि भैया ये निल पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, कैसे पता चलेगा, अभी तो निल है नहीं, अभी तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, हर एलिमेंट 0 नहीं है, कुछ एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो अब आप कैलकुलेट करोगे ए स्क्वायर दैट इज मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए 0 1 0 0 0 1 0 0 0, खुद के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ओके, सो अब ए स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले बच्चा लोग, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देखो क्या मिलेगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो 0 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, तो अपने को 0 ही मिल रहा है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सॉरी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 अगेन 0, तो अभी भी अपने पास 0 ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिंपल। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या अभी 0 मिल रहा है क्या, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 मिल रहा है, तो अभी 0 नहीं मिल रहा है, अभी यहाँ पे एलिमेंट जो है 1 मिल जाएगा ना, अभी ये एलिमेंट 1 हो गया। ओके, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिल रहा है। अब यही प्रोसेस सेकंड रो के साथ चालू करोगे, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 ही मिलेगा, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 0 ही मिल रहा है, देखो 0 इंटू, ठीक है, 0 ही मिल रहा है, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम 0 ही मिल रहा है, ठीक है, तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स अपने को 0 ही दिखाई दे रहे हैं। अब थर्ड रो को भले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो या सेकंड से मल्टीप्लाई करो, थर्ड से मल्टीप्लाई करो, सब 0 मिलेगा, ठीक है, तो ये इसके भी सारे एलिमेंट्स 0 ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने पास ए स्क्वायर आ गया। अभी ये नल मैट्रिक्स मिली नहीं है, अभी एक एलिमेंट बच गए यहाँ पे 1, अब आप कैलकुलेट करोगे ए क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब कैलकुलेट किया जाए बच्चा लोग, ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 0 0 1, बाकी सब है ना,
0 0 1, बाकी सब 0, ये हो गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए क्या है बच्चा लोग? मैट्रिक्स ए ये रही 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ओके, तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए क्यूब निकलेगा। अब देखते हैं ए क्यूब की वैल्यू क्या आई है। ए क्यूब विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सब देखो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये 0 ही मिल रहा है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, अगेन 0। ओके, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर से दिख रहा है 0 ही मिलने वाला है। फिर सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, है ना। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सब 0 मिल जाएगा। देखो अब ए क्यूब अपने पास में एक नल मैट्रिक्स आ गई। अगर ए क्यूब नल मैट्रिक्स हो गई, है ना, अब आगे की तो कहानी पता ही है, ए की पावर 4 भी नल हो जाएगा, ए की पावर 5 भी नल हो जाएगा, इसके आगे तो सब नल चले जाएंगे। तो अपने को इंडेक्स पूछी गई ना। इंडेक्स इज बेसिकली द मिनिमम पावर, मिनिमम पावर जिसके लिए नल मैट्रिक्स बन रही हो। तो मिनिमम पावर जो है जिसके लिए नल मैट्रिक्स बन रही है वो है 3। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चा लोग, सिंपल। दैट इज द इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑफ दिस निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए के बारे में पता करना है कि मैट्रिक्स ए कैसी है, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट, नन ऑफ दीज। तो आइडेम्पोटेंट कौन सी मैट्रिक्स होती है, याद करो बच्चा लोग। इनवॉल्यूटरी कौन सी मैट्रिक्स होती है, दोनों के अंदर स्क्वायर किया जाता है ना। आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर खुद के ही इक्वल आ जाता है, इनवॉल्यूटरी में ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, और निलपोटेंट में स्क्वायर नहीं, कुछ पावर हो सकता है, वो स्क्वायर ही हो सकता है वो क्यूब हो सकता है वो कोई और बड़ी पावर हो, पर कोई ना कोई पावर ऑफ ए विल बी इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको अपन निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके बच्चा लोग, तो अब चलिए कैलकुलेट करते हैं कि मैट्रिक्स ए किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कैलकुलेट किया जाए, है ना। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर विल बी -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 multiplied by itself -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। कैलकुलेट देयर स्क्वायर गाइस, देखो क्या आ रही है इसके स्क्वायर की वैल्यू। अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू खुद के ही इक्वल आ रही है, ठीक है, तब तो ये क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 इंटू -5 दैट विल बी +25, दैट इज +25, -8 इंटू 3 दैट इज -24, +0 इंटू 1 दैट विल बी 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू -8 दैट विल बी +40, -8 इंटू +5 दैट इज -40, 0 इंटू 2 दैट इज 0, ठीक है। तो ऐसा बन रहा है ये 40 -40 +0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू 0 0, -8 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 अगेन 0, तो ये 0 ही मिल रहा है। ओके, अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, इस तरीके से सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम देखो क्या मिल रहा है, 3 इंटू -5 -15 प्लस 5 इंटू 3 +15 प्लस 0 इंटू 1, तो मतलब यहाँ पे 0 मिल रहा है ना, -15 + 15 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -8 -24, 5 इंटू 5 25, 0 इंटू 2 0, -24 + 25 + 0 दैट विल बी +1। ओके, यहां पे ये 1 मिल गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग, तो 1 इंटू -5 दैट इज -5, 2 इंटू 3 दैट इज 6, -5 + 6 -1 दैट विल बी 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू -8 दैट इज -8 प्लस 2 इंटू 5 10 -2, है ना, -8 + 10 -2, तो दैट विल गिव अस 0 अगेन। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को 1, है ना, 1 इंटू 0 2 इंटू 0 -1 इंटू -1 दैट विल गिव अस +1। तो आपको दिख गया होगा वैसे, है ना, मेरे को 2 मिनट पहले ही दिख गया था कि देखो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है कि डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 0 0 0,
ठीक है, तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो इसको अपन बोलेंगे कौन सी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इट इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आर वी क्लियर? सिंपल है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट। अब स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट में बहुत सारी चीजें हैं सिखाने को, बट कुछ बेसिक बेसिक बातें हम जरूर कर लेंगे एडजॉइंट के बारे में, ओके। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स एडजॉइंट इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। किसका? इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो उसको अपन एडजॉइंट निकालना बोलते हैं, ठीक है। बस इतनी ही बातें मैं आज की क्लास के अंदर आपको सिखाना चाहूंगा, ओके। कि सपोज एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, then its adjoint will be, है ना, adjoint A will be equal to इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी कि यहां पे C11, C12, C13 है ना, जो कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स है उसको अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल देंगे। C21, C22, C23, C31, C32, C33। इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है ना। तो C11, C12, C13 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23 ये सेकंड कॉलम में, C21, C22, C23 एंड C31, C32, C33। ओके, ट्रांसपोज मतलब ये होता है कि देखो ये जो रो है वो कॉलम में आ गई, फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज थर्ड कॉलम, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो इस तरीके से अपन एडजॉइंट निकालते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, दैट इज एन एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो मैं चाहता हूं कि यार नेक्स्ट क्लास में फिर इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएं, आगे कंटिन्यू करें। बहुत सारी इसके बारे में प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट निकालना हम लोग सीखने वाले हैं। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ओनली गाइस। नेक्स्ट क्लास पूरी एडजॉइंट के ऊपर होने वाली है, ठीक है। एडजॉइंट पे बहुत सारी बातें होने वाली है इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो, है ना। दशहरा आप लोग एंजॉय कर रहे हो, इसलिए आज के सेशन को मैंने ज़्यादा लंबा भी नहीं रखा, ठीक है। कि आपको अगर मन हो कहीं दशहरे वाले दिन कहीं बाहर चले जाए तो बिल्कुल जाओ, देखो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ कि वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, है ना। हम बाहर जाए, हम बाहर की दुनिया भी देखें, ऐसा नहीं कि एक ही चार दीवारी में सीमित रहें, है ना। पता चले कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो बाहर की दुनिया में ही रहते हैं सर, घर पे कहाँ रहते हैं। तो मतलब बैलेंस होना दोनों ज़रूरी है, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ाई करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर भी जाया जाए, मेला वेला लगाओ आपके घर के आसपास तो ज़रूर होके आओ एक बार, है ना, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। See you in the next one guys. Till then, this is your maths teacher Kundan Markar signing off. Tada, bye bye, have a great day.